अस्सलाम वालेकुम। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए। एक पर्सन के लिए कितना बैलेंस हो, अगर कोई मैरिड है वाइफ के साथ अप्लाई करता है तो फिर कितना बैलेंस हो, अगर किसी के बच्चे भी हैं उनके साथ अप्लाई करता है तो फिर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो। बैलेंस देखा जाता है या क्लोजिंग बैलेंस देखा जाता है। कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद अपने पैसे अपने अकाउंट से निकाल देते हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग किसी और की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, ये करना भी चाहिए या नहीं और इससे सीरियस इशू कौन सा बन सकता है, ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर फुल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, स्किप करके देखेंगे तो मिस्टेक्स करेंगे और मिस्टेक्स की वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतर है, टूरिज्म के लिए या वहां जाके सेटल होने के लिए, और उस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। अगर एक पर्सन की बात करें कि एक पर्सन जब वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, उसके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी। किसी भी कंट्री की एम्बेसी आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, आपको बताया जाता है मगर इनडायरेक्टली, जो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि हर कोई अच्छे तरीके से समझ सकेगा। किसी भी कंट्री की एम्बेसी हो वो आपको ये कहती है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने ट्रिप के एक्सपेंसेस उठा सकें, मगर सिर्फ यही बात नहीं होती और उसके साथ आपने ये भी प्रूव करना होता है कि आपके पास अच्छी सेविंग मौजूद है। जब आप ट्रिप से वापस आएंगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप 10 दिन का ट्रेवल प्लान बनाते हैं किसी भी कंट्री का, चाहे शेंगन स्टेट्स हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आप वहां पे जाके इन 10 दिनों में वहां पे 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। 10 लाख रुपए आपने रखा है अपना बजट, तो आपका बजट जो 10 लाख रुपए है उसका डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि ये बंदा जाएगा 10 दिनों के लिए और वहाँ पे जाके 10 लाख रुपए ये खर्च करेगा, तो वापस आने के बाद इसके पास कितने पैसे होंगे यहाँ सरवाइव करने के लिए। क्योंकि टूरिज्म के लिए वही बंदा जाता है जिसके पास अच्छी सेविंग हो। ऐसा नहीं होता कि 10 लाख रुपए खर्च किए और आप वापस आ गए और फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। नॉर्मली ऐसा नहीं होता और ये चीज़ एम्बेसी वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर इतने ही पैसे हैं आपके अकाउंट में जितना आपका बजट है, तो इस तरीके से वीज़ा ऑफिसर यही समझता है कि ये बंदा जाएगा और वापस नहीं आएगा। अगर कोई मैरिड है और वाइफ के साथ अप्लाई करता है वीज़ा के लिए, तो जो आपने अपना बजट रखा है उसका हाफ आपके वाइफ का भी होना चाहिए। लेट से आपने अपना बजट रखा है 10 लाख रुपए जो आप 10 दिन में वहाँ पे स्पेंड करेंगे, तो उसका हाफ यानी कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको दिखाने होते हैं अपने वाइफ के एक्सपेंसेस के लिए। तो इस तरह आपका जो बजट होगा जो आप वहाँ पे जाके खर्च करेंगे वो होगा 15 लाख रुपए और मज़ीद 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूवल के। अगर किसी के बच्चे भी हैं और वो भी साथ ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जितना बजट आपने अपने वाइफ का रखा था उतना बजट आप अपने 2 या 3 बच्चों का भी रख सकते हैं। अगर एक बच्चा है, माइनर बच्चा है, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं आते, फिर वो वाइफ के बजट में जो है वो कवर हो जाता है। ये एक रफ कैलकुलेशन थी आपको समझाने के लिए। आपका ट्रेवल प्लान कितने दिन का है, उस ट्रेवल प्लान के हिसाब से आपने एक बजट बनाया होगा, फिर उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं।
कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद अपने पैसे अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं यानी निकाल देते हैं, और कुछ लोग किसी और की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। उसका क्या नुकसान हो सकता है, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। बैलेंस यानी कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है, कितने पैसे इस वक्त मौजूद हैं आपके अकाउंट में जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने या 6 महीने का। अगर आप देखते हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी कि इतने ड्यूरेशन में आपने कितने पैसे विड्रॉ किए और कितने डिपॉजिट किए, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस कितना भी हो, मगर आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मगर बैलेंस इस वक्त हमारे अकाउंट में नहीं है। कुछ लोग सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे रिलाई कर रहे होते हैं, उस वक्त उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमने स्टेटमेंट निकाल दी, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम अपने पैसे जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से बारो किए होते हैं, उधार लिए हुए होते हैं, फिर उनको वापस करना होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है, उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, उसमें आपका 1 महीना या 2 महीना भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वीज़ा का प्रोसेस टाइम कितना है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी बैंक से वेरीफाई की जाती है। कहने का मकसद है कि जब तक आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आता, तब तक आप एक बड़ी अमाउंट में पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते अपने अकाउंट से। अगर डेली एक्सपेंसेस के पैसे आप विड्रॉ करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक जेन्युइन चीज़ है। अब हम आते हैं इस तरफ के किसी और की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए या नहीं। नॉर्मली किसी और की बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा नहीं देते। जहां पे आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट हो या वीज़ा सेंटर हो, वो आपकी स्टेटमेंट ले लेंगे और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मगर जब वो वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएगी, वो फौरन समझ जाएगा आपका इंटेंशन। वो यही समझेगा ये बंदा वहां पे जाएगा और वापस नहीं आएगा। मगर कुछ केसेस में एक्सेप्ट हो जाती है, जैसे कि कोई अपने पेरेंट्स को भेजता है तो इसमें एक्सेप्ट हो सकती है, मगर फाइनल डिसीजन जो है वो वीज़ा ऑफिसर ने देना होता है। वो उसकी मर्जी होती है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। एक बड़ी लेवल पे अगर किसी बिजनेसेस की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें या अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करके, अगर कोई सॉलिड रीज़न है। तो इस केसेस में वीज़ा ऑफिसर चाहे तो कंसीडर कर सकता है, मगर नॉर्मली किसी और की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पहला रीज़न कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होगा, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं लगेगी, उसको यही लगेगा कि आप वापस नहीं आएंगे। दूसरा रीज़न, अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, किसी और के ज़रिए अप्लाई करते हैं और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करता है अपनी या किसी और की, तो इस केस में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वो बैंक स्टेटमेंट कितनी जेन्युइन है, कहीं वो बैंक स्टेटमेंट फेक तो नहीं। अगर वो बैंक स्टेटमेंट फेक निकल आई तो इस सिचुएशन में वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही, आप पे 5 साल या 10 साल या लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है।